बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली सुबह एक नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, यूँ तो मुल्क में कई सियासी खबरें चल रही है। बाजौड़ में ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। मुल्क के जो जनूबी अजला है, ख़ासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा के जो जनूबी अजला है, वहाँ पर हालात आए रोज़ कशीदा से कशीदा तर हो रहे हैं। लेकिन साथ साथ में पाकिस्तान की अगर हम नेशनल सियासत के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान की कौमी सियासत में एक ऐसा नाम जो कि बराह रास्त सियासत में तो मुलविस नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान की जितनी भी सियासी क़ुव्वतें हैं, जितनी भी सियासी पार्टियाँ हैं, तो इनसे इस बंदी की बराह रास्त राब्ते ज़रूर होते थे। लेकिन आजकल इनके सितारे भी गर्दिश में हैं। जी हाँ नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ मलिक रियाज़ के। पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज़ जो है वो आजकल जो है वो मुल्क से बाहर है। कभी वो दुबई में होते हैं, तो कभी इंग्लैंड में होते हैं, और कभी दुनिया की दीगर ममालिक में होते हैं। लेकिन हालिया दिनों में जब उनकी इमरान खान के साथ एसोसिएशन बढ़ गई तो उनके लिए रास्ते मज़ीद तंग हो गए, उनके मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हुआ है। अब मज़ीद जो खबरें आ रही है बहरिया टाउन के हवाले से, तो वो कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं। बहरिया टाउन के हवाले से कुछ खबर ये आ रही है कि बहरिया टाउन की इस वक्त मैनेजमेंट को संभालने वाले जो दो अहम अफराद थे, साबिक जो मिलिट्री ऑफिसर थे, जिनमें एक ब्रिगेडियर साहब है और एक कर्नल साहब है, यानी ब्रिगेडियर रिटायर जफर शाह और कर्नल रिटायर खलील के हवाले से बात हो रही है कि इन दोनों को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों पर यह इल्ज़ाम था कि इन्होंने मलिक रियाज़ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की है, और ये जो मनी लॉन्ड्रिंग की रकम है तो ये करोड़ों में नहीं है, बल्कि ये अरबों करबों रुपयों में बताई जा रही है। साबिक जो DGI थे उनका भी नाम लिया जा रहा है, बल्कि ये जो ताने बाने हैं अब ये साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान तक भी भुने जा रहे हैं। उन तक ये बात हो रही है कि शायद उनका भी कोई लिंक जो है इनमें बन रहा है। ये तमाम तरह इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और FIA जो है वो कुछ मज़ीद अफराद को गिरफ्तार करने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो इतलात आ रही है उसमें यह है कि FIA जो है वो दीगर जो दो रिटायर ऑफिसर हैं अब उनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो एक कर्नल खलील और साथ में जो ब्रिगेडियर जफर है उनको जो गिरफ्तार किया गया है, तो उनसे इब्तदाई तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई है, जिन्होंने कुछ दीगर अफराद के हवाले से भी बता दिया है। इस तरह नाज़रीन एक और नाम जो है वो इस हवाले से सामने आ रहा है। मुश्ताक के हवाले से बताया जा रहा है कि ये एक ऐसा शख्स था जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो ट्रांजैक्शंस हो रही थी, करबों रुपयों के हवाले से जो ट्रांजैक्शन हो रही थी, तो उसमें उन्होंने माविरत की है। तो अब मुश्ताक जो है उनको भी गिरफ्तार करने की भरपूर कोशिशें जारी है। मुश्ताक के हवाले से ये भी बताया गया है कि उनके पास इस वक्त तकरीबन 40 जायदादें मौजूद है, जिनके तहकीकात जारी है, और इन 40 जायदादों में प्लाजे है, उनमें अपार्टमेंट्स है, प्लाट्स है और कुछ बंगले हैं। तो अगर हम इन तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लें नाज़रीन, तो मलिक रियाज़ के लिए और बहरिया टाउन के लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान ने भी ज़राए के मुताबिक तकरीबन 14 ममालिक को खतूत लिख के हैं, उनसे रब्ता करने की कोशिश की है कि मलिक रियाज़ को हुकूमत पाकिस्तान के हवाले किया जाए। ख़ासतौर पर हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त इंगेज कर रही है हुकूमत दुबई से कि मलिक रियाज़ को हुकूमत पाकिस्तान के हवाले किया जाए। तो नाज़रीन, जितनी भी हमने बात की मलिक रियाज़ के हवाले से एसोसिएशन की, तो इसमें न सिर्फ ये मिलिट्री ऑफिसर जो है ये शामिल है, बल्कि कुछ पॉलिटिकल फिगर्स का भी नाम लिया जा रहा है, जिनमें से कुछ पॉलिटिकल फिगर्स का ताल्लुक़ सूबे सिंध से है, जबकि कुछ का ताल्लुक़ वफाक से है, यानी वो उस वक्त भी पार्लियामेंटेरियंस है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है, जो कि इस वक्त इस्लामाबाद में है, तो उनका भी नाम लिया जा रहा है। लेकिन जब FIA अपनी तहक़ीक़ात मुकम्मल करेगी तो फिर इन लोगों के भी नाम जो है वो सामने आएगी। ये नाज़रीन बहरिया टाउन के हवाले से खबरें। अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ जो फैसला आया है फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के हवाले से, तो उसमें जिस तरह आप सबको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 108 अफराद को जो है वो सज़ाई सुनाई गई है, जिनमें से तकरीबन कोई 12 अफराद ऐसे हैं जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है। ताहम जो तफसीलात आ रही है नाज़रीन ज़राए के हवाले से, वो ये है कि तकरीबन 450 अफराद मज़ीद जो है उनके केसेस जो है इस वक्त ज़ेर इल्तिवा है इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में, जिनको सज़ाई हो सकती है, जिनमें मज़ीद अरकान पार्लियामेंट भी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा भी है। मुमकिन तौर पर मजमूई तौर पर 50 मेंबरानी पार्लियामेंट को इनमें सज़ाई हो सकती है ज़राए के मुताबिक, क्योंकि ये वो अफराद है कि जिन पर 9 मई के केसेस दर्ज किए गए थे और बरह रास्त उनका नाम लिया गया था, बरह रास्त FIR में इनके नाम शामिल थे और बाद में ये लोग ट्रायल में भी शामिल हो गए थे। तो अगर 50 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ फैसला आता है तो यकीनन ये एक सियासत में बहुत बड़ा बुनचाल होगा,
یہ جمہوریت کے لیے اچھی بات نہیں ہوگی، اور اگر دوبارہ الیکشن ہوں گے تو یہ بھی نئے سوالات ہوں گے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف نئی الیکشن میں حصہ بھی لینے کے لیے تیار ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ سب ناظرین، ایک اور اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور وہ ہے 18ویں ترمیم کے حوالے سے۔ جس طرح آپ سب کو پتہ ہے کہ 18ویں ترمیم پاکستان کی تاریخ کی ایک بہت اہم ترمیم ہے، اور یہ وہ ترمیم تھی جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی دور حکومت میں سامنے لائی گئی تھی، جس میں جو سب سے بڑی اور اہم بات یہ تھی کہ صوبوں کو جو خود مختاری دی گئی تھی، تو اس حوالے سے اس میں آرٹیکل شامل کیے گئے تھے، خود مختاری دی گئی تھی، ساتھ میں جو فائنانشیل اٹانومی تھی صوبوں کو وہ بھی دی گئی تھی۔ لیکن اب 18ویں ترمیم کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے کچھ سیکشنز جو ہے کچھ باتیں جو ہے ان کو ریورس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، خاص طور پر جو معدنیات کے حوالے سے وفاق کا فیصلہ ہے کہ معدنیات جو ہے وہ وفاق دوبارہ اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتی ہے، کیونکہ اس وقت حکومت پاکستان کے عالمی برادری سے، خاص طور پر امریکہ اور دیگر ممالک سے جو معاہدے ہوئے ہیں، تو اس میں سے ان کو سیکیورٹی دینا، ان کو یقین دہانی کرانا جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے حکومت چاہتی ہے کہ ایک نئی ترمیم کے ذریعے یعنی 29ویں ترمیم جو ہے وہ لائی جائے، اور یہ جو جس طرح ہم نے پہلے کہا کہ معدنیات کے حوالے سے جو پاورز ہے یہ سینٹر اپنے پاس دوبارہ رکھنا چاہتا ہے۔ ناظرین، اس وقت پاکستان میں جو سب سے بڑی خبر چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ چینی کے حوالے سے اور پھر گھی کے حوالے سے جو سکینڈلز ہے، ظاہری بات ہے کہ اس سے پہلے جب حکومت نے چینی کو ایکسپورٹ کرنا حکومت نے چاہا تو کافی اس پر تنقید کی گئی، لیکن حکومت کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے پاس وافر مقدار میں اسٹاک موجود ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ چینی کی کمی ہو گئی ہے، اور اس دوران جو مختلف باتیں آ رہی ہے، جو تفصیلات آ رہی ہے، تو اس کے مطابق یہ جو چینی کی شارٹ فال آئی ہے تو اس سے ریٹیلرز کو، اس کے علاوہ چینی کے ملز مالکان کو اب تک تقریباً 300 ارب روپے سے بھی زیادہ منافع ہو چکا ہے۔ حکومت جو ہے وہ ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے، نہ صرف چینی کا بحران ہے بلکہ گھی کی قیمتوں کے حوالے سے بھی جو سکینڈل سامنے آ رہا ہے، تو حکومت اب تک اس حوالے سے کوئی کمیشن بنانے کے لیے، کوئی تحقیقاتی کمیشن بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو خدا نخواستہ ایک دفعہ پھر حکومت کے لیے یہ ایک ٹف ٹائم ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر اس طریقے سے چینی مافیا کو ڈیل دی جائے گی، گھی مافیا کو ڈیل دی جائے گی، لوگ ناجائز منافع خوری کریں گے، تو کل جو ہے جب یہی لوگ مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی جب یہ حکومت میں نہیں ہوں گے تو یقیناً نیب اور دیگر ادارے کے خلاف انکوائری کریں گے، اور یہ لوگ اس میں ضرور پن سکتے ہیں۔ تو یہ مختلف تفصیلات تھی جو آج آپ کے سامنے ہم نے رکھنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ آج کی اس ولاگ کو ہمیں فیڈ بیک بھی دیں گے، اور اگر اب تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سب سے یہی درخواست ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہمیں اپنی قیمتی آراء اور اپنے مشورے بھی ضرور دیں تاکہ ہم اس پروگرام کو مزید بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش بھی کر سکیں۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان ڈاکٹر محبوب علی صبزئی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔